हेलो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके सेवा में पुनः हम हाजिर हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट 2026 जनवरी में कराया जाने वाला है और उसमें आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो ये यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस से रिलेटिव रहेगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं और इसके आधार पर कितने प्रश्न बन सकते हैं या कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को हम बारीकी से कवर करेंगे। और आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा। चैनल पे अभी आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, याद रखेंगे, आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। याद रखेंगे, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को कि 26 जनवरी 1949 को कि 26 नवंबर 1949 को कि आपका 31 दिसंबर 1949 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताएंगे। यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। अपनाने की बात किया गया है दोस्तों, याद रखें। कहीं आपको अपनाने की बात कहे या अंगीकृत की बात कहे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। अगर बात करें कि कब भारतीय संविधान को लागू किया गया, तब आप बताएंगे कि भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया। ये बात याद रखेंगे, पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया। यही कारण है दोस्तों, याद रखेंगे कि अब क्या करते हैं 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। ठीक है, 26 जनवरी दो आपके राष्ट्रीय मुख्य रूप से पर्व है। 26 जनवरी हो गया, एक आपका 15 अगस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। इस कारण इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखेंगे 26 जनवरी को अपना देश गणतंत्र बना, इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सब चीज़ों को आप बारीकी से कवर करते रहेंगे। भारतीय संविधान अपनाया गया या अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से भारत में लागू कराया गया 26 जनवरी 1950 को। इस बात को आप याद रखेंगे। मूल रूप से जो आपका भारत का संविधान बना, याद रखेंगे, मूल रूप से जो भारत का संविधान बना, इसको बनाने में अगर पूछे कितना समय लगा तो 2 वर्ष, आपका 11 माह और आपका कितना दिन लगा दोस्तों? तो 18 दिन का समय लगा था ये भारतीय संविधान को बनाने में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये प्रश्न बन चुका है प्रीवियस में कि भारतीय संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो अपने हाथों द्वारा उस लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, याद रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा। याद रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा इनका नाम है। आपको बता दें कि यह व्यक्ति की हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, इस कारण इनको संविधान इनके हाथों द्वारा सुशोभित या अच्छे से वर्डों में लिखा गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। याद रखेंगे जो मूल आपका संविधान था, याद रखेंगे प्रारंभिक संविधान में कितने आपके भाग थे? तो याद रखेंगे 22 भाग थे और इसके बाद 395 अनुच्छेद थे। कितने आर्टिकल थे? याद रखेंगे 395 अनुच्छेद थे। और इसके बाद अनुसूचियों की बात करेंगे दोस्तों, तो कितनी अनुसूचियां थी आप बताइए? तो 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। मैं एक बार बता दूं, आपका यूपी टेट में इससे रिलेटिव ही एक प्रश्न बन गया है, उस भी प्रश्न को मैं यहीं पे बता दूं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? यही बताना है दोस्तों। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको कहीं भी पूछ दे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आप लोग याद रखेंगे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपके अस्थायी अध्यक्ष, इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर आपसे कहीं पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये भी आप याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपको मैं एक बात और बता दूं कि संविधान निर्माणकर्ता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे संविधान का निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये आप बात याद रखेंगे, इस चीज़ों को याद रखेंगे। अगर कहीं ये भी पूछ दे कि जो आपका संविधान सभा थी उसके निर्वाचन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, तो याद रखना संविधान सभा द्वारा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव हुआ था वह कहाँ से हुआ था, ये आप याद रख लेंगे। वह बंगाल से हुआ था। कौन से प्रांत से हुआ था दोस्तों? तो बंगाल प्रांत से हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे। इतना चीज़ आप भारतीय संविधान से देखेंगे। मैं एक बात और आपको बता दूं, याद रखना भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो याद रखेंगे राष्ट्रगान को आपको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। याद रखेंगे जो राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इतने से छोटे से पॉइंट से कितने प्रश्न बन जा रहे हैं। आपका एक बार बना है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक बार ये प्रश्न बन चुका है संविधान संशोधन का अधिकार कहाँ से लिया गया है। एक बार ये प्रश्न बना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। यह आपको बताना है कि तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? याद रखेंगे, बताएंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न आपके बन चुके हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ठीक है, आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज की वीडियो आपको मैं ऐसे शूट करके इस आशा के साथ देता हूं कि आज की वीडियो को आप इतना लाइक करेंगे, इतना अपना प्यार देंगे कि आज की वीडियो पूरे यूट्यूब पे ट्रेंड में जाएगी। और आपसे यही मेरी आशा है और यही आशा करते हैं कि आप मुझे वो प्यार दुलार देंगे जो हर वीडियो में आप देते हैं। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न आपका बन चुका है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। आपको बता दें जीवी मावलकर जी थे कि राजेंद्र प्रसाद जी थे कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे कि बाल गंगाधर तिलक थे। आपको पता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर, जिसको जीवी मावलकर के नाम से जाना जाता है। यही आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं जीवी मावलकर, या इनका पूर्ण नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। इसको आप याद रखेंगे। अगर पूछे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे दोस्तों। जब आज वीडियो जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं, आज के डेट में अपना भारत के लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, अगर आपसे पूछे तो ओम बिरला है। कौन है दोस्तों? ओम बिरला है। इस बात को आप याद रखेंगे। कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न आपका यूपी टेट का मैं बता दूं प्रीवियस ईयर है दोस्तों, ये उठाकर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पूछा है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। अगर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष आपकी मीरा कुमारी थी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। कौन थी दोस्तों? तो मीरा कुमारी थी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला के रूप में। अगर देखेंगे तो मीरा कुमारी जी थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगर कहीं पूछ दे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। कहीं भी पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह कितने ईयर का होता है? 5 वर्ष का होता है। बात याद रखेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष बाद नया लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। याद रखेंगे सदन, लोकसभा सदन द्वारा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए आपका 25 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 25 वर्ष। और आर्यता के रूप में आप याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए वह लोकसभा का क्या होना चाहिए दोस्तों? सांसद होना चाहिए। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा का वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? सांसद होना चाहिए। आपको एक बात और बता दूं, इतना आप याद रखना, लोकसभा सांसद का कार्यकाल अगर पूछे तभी भी 5
5 वर्ष, और लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए न्यूनतम, तो 25 वर्ष। ये भी याद रखेंगे। लोकसभा सांसद किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा जो होती है सदन का निम्न सदन कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि कौन सा सदन विखंडित हो सकता है या टूट सकता है या समय से बिखर सकता है, याद रखेंगे। वो लोकसभा ऐसा सदन होता है कि वह टूट सकता है, बिखर सकता है, इसको याद रखेंगे। या आपका क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, ये बात याद रखेंगे। कहीं आपको ये भी पूछ सकता है कि अस्थाई और अस्थाई सदन कौन होते हैं, तो ये आपका अस्थाई सदन होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आपको बता दें कि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जैसे कहीं भी पूछ दे कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, अगर ऐसे पूछ दे दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, तो सदन के कामकाज का संचालन करना, याद रखेंगे। सदन का क्या करना होता है, संचालन करना इनका मुख्य कार्य होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चुनाव के बारे में आपको बता दिया कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो सदस्य के द्वारा मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है, जिनकी उम्र आपका कितना 18 साल हो चुकी है, 18 साल हो चुकी है, उनके द्वारा चुना जाता है लोकसभा सांसद, और इनको बोलते हैं लोकसभा सांसद। ये बात को याद रखेंगे। आपको बता दें लोकसभा की सीटें कितनी है, अगर सीटें की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे मेरे कितने ऐसे प्यारे साथी होंगे जो आपको 552 याद रखें, लेकिन 552 आपका गलत है। इस समय वर्तमान में लोकसभा में 550 सीटें हैं, इस बात को याद रखेंगे। अभी इस चीज़ को पूरा देख लीजिए तब आप कंफर्म करिएगा। बहुत लोगों के मन में ये चीज़ें भ्रम के रूप में अभी तक हैं कि 552 सीटें होती हैं। अगर मैं इसको बता रहा हूँ, कितने लोग कमेंट में इसका बात करेंगे दोस्तों कि सर ये 552 होती है, 552 होती है, लेकिन आप देखिए तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ वर्तमान में लोकसभा सीटें जो होती हैं जो हैं वह 550 हैं। इस बात को आप याद रखना। कितना दोस्तों, तो याद रखेंगे 550, उसमें से 530 सीटें जो है ना वह कहाँ से हैं दोस्तों, वह आपके राज्य से हैं। कहाँ से है दोस्तों, राज्य से हैं। और आपका 20 सीटें जो हैं वह केंद्र शासित प्रदेश से हैं। कहाँ से है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेश से है, ये बात याद रखेंगे। और यही पहले भी होती थी, और इनको जोड़ने पर कितना हो जाता है, 550 हो जाता है। आप कहेंगे कि 2 सदस्य आपने नहीं बताया, जो 2 सदस्य जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रखेंगे। अब ये जो पद है ना दोस्तों, ये पद आप खत्म कर दिया गया है, याद रखेंगे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा खत्म किया गया, कब किया गया, तो याद रखेंगे 2020 में एक संविधान संशोधन हुआ, जो 2020 का 104वां संविधान संशोधन था। इसमें से क्या हुआ दोस्तों, इसी में जो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा चुन के जाते थे, उनका यह प्रक्रिया खत्म कर दिया, उनका यह चयन खत्म कर दिया। तो इस कारण वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, तो 550 हो गई। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दे आपसे कि यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य यूपी भेजता है। उत्तर प्रदेश के द्वारा चुन के जाते हैं 80 सदस्य। इस सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे, तो 80 सदस्य हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आपको इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, यूपी टेट में इससे क्या प्रश्न बना है कि याद रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित क्या प्रश्न बन चुका है। आपसे मैं बता दूं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, आपको कोई पूछे तो याद रखेंगे राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, याद रखेंगे। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं ना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इसके बाद जो आपके 245 सदस्य होते हैं ना वह आपके चुन कर जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कितने दोस्तों, तो 245 सदस्य जो सॉरी इस बात को ध्यान रखेंगे, 245 करें 238 सदस्य, सॉरी इस बात को याद रखेंगे। कितने दोस्तों, 238 सदस्य जो होते हैं वह चुन के जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ कहाँ से, तो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर जाते हैं। अगर राज्यसभा में वर्तमान में सीट की बात करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट में सीट की बात करें, तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें से 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं, और इसमें से जो आपके 233 सदस्य है ना वो चुनकर गए हैं। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। लेकिन मुझे बताना आपको एक बात है दोस्तों, ये बात याद रख लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। यह प्रश्न एक बार बना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, याद रखेंगे लोकसभा प्लस और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, तो बुलाने का काम करेगा भैया राष्ट्रपति। और ये बात याद रखेंगे, और बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा और राज्यसभा
राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर अध्यक्षता की बात पूछे तो याद करना भैया, इसको नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा स्पीकर को ही लोकसभा अध्यक्ष का नाम देते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का जो स्पीकर कौन होता है या राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है, याद रखेंगे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है ना, वह कौन होता है। अगर कोई पूछे तो याद रखेंगे राज्यसभा में जब सांसद लोग बैठे होते हैं और उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इनका जो जैसे कि पद ग्रहण करने की न्यूनतम उम्र क्या है? 35 वर्ष है। और कार्यकाल इनका कितना है? 5 वर्ष है। ये सब चीज़ याद रखना दोस्तों। जगह नहीं है कि मैं आपको और भी चीज़ें बताऊं, याद रखेंगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके परीक्षा में बने हैं या दोस्तों जिससे परीक्षा में चीज़ें बन सकती है, सब चीज़ मैं लेकर आऊँगा। अभी तो यहाँ पे आपका प्रश्नकाल शून्यकाल मुझे बताना है, जो आपका प्रीवियस ईयर में बना हुआ है मैं बता दूंगा। लेकिन चलिए हम आज की प्रश्न का आज की स्लाइड का अगला प्रश्न देखते हैं। झूम खेती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूम खेती कहाँ पे होती है, कैसी होती है, ये क्यों की जाती है, सब बता रहे हैं आपको। झूम खेती आपका केरल में होती, बिहार में होती, मेघालय में होती, तमिलनाडु में होती। मैं आपको बता दूं, भारत का वह इलाका याद रखेंगे, भारत का इलाका याद रखेंगे, उस इलाके का नाम है उत्तर पूर्वी इलाका। और भारत का उत्तर पूर्वी जो इलाका है, जैसे कि आप लोग याद रखना दोस्तों, आप इसको ना भूल जाना कि आपका जो उत्तर पूर्वी इलाका में जैसे आपका मेघालय हो गया, आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका मेघालय हो गया, आपका असम हो गया, मेघालय आपका असम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। कौन हुआ दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सब भारत के कौन से इलाके हैं? तो पूर्वी इलाके हैं या उत्तर पूर्वी इलाके हैं। यहाँ पे होती है झूम खेती, याद रखेंगे झूम खेती होती है। और इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेघालय न देके असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा दे दे, आप उसको भी सही कर लीजिएगा। झूम खेती होती है, यह खेती की एक प्रकार होती है। आपको बता दें झूम खेती में होता क्या है, जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा वन होते हैं तो इन वन को उखाड़ देते हैं और उखाड़ या गिराकर उसको हम जला देते हैं। और जलाने के बाद जब वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है तो उसमें हम फसल छिड़क कर और फसल को उगा लेते हैं। और यही झूम खेती का मुख्य रूप होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। याद रखेंगे झूम खेती को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे तो झूम खेती को किस नाम से जानते हैं, तो स्थानांतरित खेती के नाम से जानते हैं। यह खेती कुछ समय के बाद जिस जगह पे हुई रहती है उसको छोड़ के दूसरे जगह पे कर ली जाती है, बंजर भूमि न हो इसके लिए यह कृषि को बदलते रहते हैं। झूम खेती को स्थानांतरित खेती के नाम से भी हम जानते हैं। इस बात को आपको याद रखेंगे। अब देखिए झूम खेती हो गया, कृषि की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे कई बार बना है कि निर्वाह कृषि क्या है। और निर्वाह कृषि अगर बना है दोस्तों तो मैं यहीं पे बता दूं कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि वह होती है, याद रखेंगे यहाँ पे व्यापारिक कृषि इसको याद रखेंगे। निर्वाह कृषि वह कृषि होती है जिसका उपयोग हम पालन पोषण में केवल खाने जैसी चीज़ों को हम उत्पन्न कर पाते हैं, उसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दाल हो गया, आपका चना हो गया, आपका चावल हो गया, आपका गेहूँ हो गया, इसको निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि वह कृषि होती है जिसका हम उपयोग व्यापार के लिए, बेचने खरीदने के लिए करते हैं, उसको हम व्यापारिक कृषि करते हैं। और व्यापारिक कृषि का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका गन्ना होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। निर्वाह खेती अपने स्वयं के लिए की जाती है, स्वयं के परवरिश के लिए की जाती है। और व्यापारिक कृषि जिसको व्यापार करने के दृष्टि से, आर्थिक पैसा रुपया कमाने की दृष्टि से की जाती है। ठीक है, झूम खेती को स्थानांतरित खेती कहते हैं। आपको बता दें, मुझे एक प्रश्न आपको मिला है, मैं आपको बता दूं, याद रखना, ये आपका बीपीएससी में प्रश्न बना है कि भारत में आर्थिक स्थिति का मुख्य स्रोत क्या है। उसमें बहुत से ऑप्शन थे, याद रखें जो भारत है वह कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि की प्राथमिकता पाई जाती है। तो याद रखेंगे आर्थिक का मुख्य स्रोत अगर भारत में कुछ है तो ये प्यारे क्या है, कृषि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं,
आपको एक बात और बता दूं, कई बार बना है कि हरित क्रांति, अगर कृषि आ गई तो हरित क्रांति को याद रखना। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे हरित क्रांति का जो संबंध होता है वह किससे होता है, तो वह आपके कृषि से होता है। कृषि में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन या अनाजों का उत्पादन अच्छे बीज गुणों के द्वारा उत्पन्न करना ही आपका क्या होता है, हरित क्रांति कही जाती है। अगर आपसे प्रश्न ए बन गया है, आप प्रीवियस उठाकर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपका हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, ये बात याद रखेंगे। हरित क्रांति के जनक तो नहीं पूछा है, हरित क्रांति के क्या पूछा है दोस्तों, याद रखेंगे हरित क्रांति यह पूछा है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे, तो याद रखेंगे यह कृषि वैज्ञानिक थे, वही ऑप्शन आपका सही था। एम.एस. स्वामीनाथन क्या है, तो एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक है, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को बहुत आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं तो भारत में कृषि की शुरुआत कब से हो गई है, तो याद रखेंगे कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई है, इस बात को याद रखेंगे। नवपाषाण युग से ही कृषि का उत्पादन होता है। भारत में सबसे पहली फसल कौन उगाई गई थी, तो याद रखेंगे जौ उगाई गई थी। जौ के बाद आपका गेहूं उगा, गेहूं से पहले आपका कपास उगा, इस बात को याद रखेंगे। जौ, कपास और गेहूं का उत्पादन हुआ। आपसे एक बार पूछा है कि कपास उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी क्या होती है, तो याद रखेंगे कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो होती है वह बेस्ट होती है। एक बार आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है, इस बात को याद रखेंगे। अगर मिट्टी की ही बात आ गई तो मैं बता दूं, ये प्रश्न बना है कि भारत के भूभाग में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का आप लोग देखते हैं कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा फैली हुई है, तो याद रखेंगे जलोढ़ मिट्टी है। यह प्रश्न बहुत बार बना है, इस बात को याद रखेंगे। भारत के भूभाग में सबसे ज़्यादा फैली हुई मिट्टी का नाम क्या है प्यारे, जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह नदियों द्वारा बहा कर लाई जाती है और काफ़ी क्या होती है प्यारे, उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखेंगे यह मिट्टी मृदा अपरदन के माध्यम से एक जगह इकट्ठा होती है और इसमें फसलें काफ़ी अच्छी उगती है, क्योंकि यह जो होती है धोवट मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इस बात को आपको याद रखना होगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, यही बताना है दोस्तों कि द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप याद रखेंगे शाकाहारी है कि आपका सांप है कि शेर है कि आपका बकरी है, यही बताना है दोस्तों। तो आप क्या बताएंगे, याद रखेंगे सबसे पहले इसको आप क्या बताइएगे, आप हमको बताएंगे कि शाकाहारी क्या होते हैं। सभी चीज़ों को ख़त्म कर दें, शाकाहारी वे जीव जंतु कहलाते हैं। याद रखेंगे जो हरे पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो होती है ना, जो हरे पेड़ पौधे की पत्तियां को खाते हैं ना, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जैसे आपका गाय को देखें ना, गाय आपके हरे पेड़ की पत्तियां खाती, चारा खाती। आपका भैंस हो गया, आपका हिरण हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, ये शाकाहारी है। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ये सब क्या है, शाकाहारी हैं। शाकाहारी वे जीव जंतु कहलाते हैं जो हरी पेड़ पौधे की पत्तियां को खाते हैं, उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। अगर यही मांसाहारी पूछे तो वह क्या खाते हैं, मांसाहारी जो होते हैं वह मांस का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं, तो मांस का सेवन करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछे कोई दोस्तों तो याद रखेंगे शेर आपका क्या है, मांस खाता है। चीता आपका क्या खाता है, केवल मांस खाता है। बाघ का खाता है, आपका मांस खाता है। आपका बाज क्या खाता है, मांस खाता है। मगरमच्छ की बात कर लेंगे तो यह क्या खाता है, तो मांस खाता है। मतलब जो जीव जंतु आपका मांस केवल खाते हैं उनको हम मांसाहारी बोलेंगे, और केवल वह हरे पेड़ पौधे की पत्तियां या साग खाते हैं उसको हम शाकाहारी बोलेंगे। और याद रखेंगे जो जीव जंतु आपका क्या खाते हैं दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं या दोनों का भोजन खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में आपका जो भोजन करने वाला व्यक्ति होगा, शाकाहारी और प्लस मांसाहारी दोनों का जो सेवन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर्वाहारी। अगर इसका आप लोग सर्वाहारी का एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे बेस्ट जो होता है सर्वाहारी का जो एग्जाम्पल होता है ना, वो क्या होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है दोस्तों, मनुष्य होता है। यह जो मनुष्य होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्वाहारी का एग्जाम्पल है। आपको पता है ना कि मनुष्य के बाद आपका भालू होता है ना, ये भी जो होता है ना वो हरे पेड़ पौधे की पत्तियां भी खाता है और इसके बाद गाय भैंस को भी खाता है और मांस का भी सेवन कर लेता है। इस बात को आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
चलिए आपको मैं एक बहुत चीज़ और बढ़िया बता दूं कि एक प्रश्न बनता है कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक किसे कहते हैं, जो आप देखे होंगे कि जो उत्पादक होते हैं ना वो उत्पादन करने वाले होते हैं। जो उत्पादन करते हैं उसको हम उत्पादक बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। जो उत्पादन करते हैं, जैसे आप लोगों को पेड़ पौधे क्या हो गया, पेड़ पौधे आपका उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे आपका क्या हो गया, उत्पादक हो गया। अभी आपको बताऊंगा कि उत्पादक के क्या प्रकार होते हैं, और इसमें आपको मैं आगे दिखा दूं कि उपभोक्ता 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 क्या होते हैं। तो उपभोक्ता जो होते हैं वह क्या करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं ना उसका ये लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। यह जो होते हैं यह उत्पादक का क्या करते हैं दोस्तों, उत्पादक का सेवन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम उपभोक्ता बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अपघटक किसे कहते हैं, तो अपघटक जो होता है ना यह प्रकृति का सफाई कर्मी से कहा जाता है। प्रकृति का क्या होता है दोस्तों, सफाई कर्मी होता है। याद रखेंगे, प्रश्न बन चुका है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो अपघटक को बोलते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखेंगे कि अपघटक जो होते हैं ना वो आपका चाहे उत्पादक हो, चाहे उपभोक्ता हो, चाहे आपका मांसाहारी हो, चाहे आपका शाकाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, सबको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ऐसे आप लोग देख लेंगे। लेकिन मुझे आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये चीज़ें बनी हैं इसलिए बता रहा हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता में वह आते हैं ना जो आपके शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जितने भी होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे आप प्राथमिक उपभोक्ता में ले लीजिए, आपका हिरण हो गया, आपका खरगोश हो गया, आपका चूहे हो गए, आपके टिड्डे हो गए, सब शाकाहारी किस में आएंगे, तो आपका ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। इसको याद रखना। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो याद रखेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता वह कहलाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो किसको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, तो खाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। और याद रखना, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खाते हैं, प्राथमिक प्लस द्वितीयक दोनों को खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं। और याद रखेंगे, तृतीयक उपभोक्ता में आपका क्या आता है, शेर आता है, बाघ आता है, जो गिद्ध आता है, सब आपका किस में आते हैं, तो यह तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। इस बात को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, यही आपको बताना है। तो याद रखना, द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है ना आपका क्या है दोस्तों, सांप है। इसको आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि सांप जो होता है ना प्राथमिक को तो खाता है, लेकिन सांप को भी कोई खाता है, इसको आपको पता है। सांप को कौन खाते हैं, शेर खाते हैं, सॉरी करे, बाज गिद्ध, ये सब खाते हैं सांप को, इसको पता है। जो बाज गिद्ध होते हैं वह तृतीयक होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जो सांप होता है वह द्वितीयक होता है। द्वितीयक को कौन खा रहा है, तृतीयक खा रहा है। इसको आप ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बता दूं, एक बार प्रश्न बना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पोषी स्तर का सिद्धांत दिए हैं। उनका कहना था, याद रखेंगे, 1942 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है लीडमैन। याद रखेंगे, लीडमैन। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। उसमें वह बताए थे कि जब प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता को, मतलब प्राथमिक पोषी जीव जंतु को द्वितीयक पोषी जीव जंतु खाता है, याद रखेंगे, द्वितीयक जंतु खाता है, तो इसमें केवल 10% ऊर्जा जाती है। याद रखेंगे, लीडमैन का सिद्धांत है, या 10% ऊर्जा का ये सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये लीडमैन का सिद्धांत है कि केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बात याद रखेंगे, एक जीव को जब दूसरा जीव खाता है, या एक उत्पादक को उपभोक्ता जब इसको लेता है, इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। याद रखेंगे, जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह यूपी का हिस्सा है। सबसे पहले आप इस ध्यान रखेंगे। तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है कि चंदौली में, कि लखनऊ में, कि वाराणसी में, यही बताना है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, वह चंदौली में पड़ता है, यूपी के चंदौली में। इसको आप याद रखेंगे, यूपी के चंदौली में है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यूपी टेट में प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंट जो आज तक यूपी टेट में बने हैं, अब उसको मैं बता रहा हूं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे, आपको बता दूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बना है प्रश्न कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखेंगे या यूपी में ही है, लखीमपुर खीरी में। याद रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है, यह यूपी का हिस्सा है। याद रखेंगे, यहाँ पे बाघ, बारहसिंघा और गैंडा यहाँ पे पाए जाते हैं इस संरक्षण में, या इस उद्यान में, या इस अभ्यारण्य में। इसको आप याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी में है, पहला बात याद रखेंगे। दूसरा बात आप याद रखेंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। ये कहाँ पे है दोस्तों? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों? तो आपका ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये बात को याद रखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ये बात आप लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे। थर्ड नंबर की बात करेंगे। थर्ड नंबर कई बार पूछ चुका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगर प्रश्न बने कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वह असम राज्य में। कहाँ पे है दोस्तों? असम राज्य में है। एक बात याद रखना कि असम राज्य में किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, एक सींग के गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। एक सींग का गैंडा, याद रखेंगे, इसमें या इसके लिए प्रचलित है या इसके लिए प्रसिद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। 4 नंबर की बात करेंगे कि 4 नंबर कहाँ है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। 4 नंबर के बारे में आपको बता दें कि आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो गुजरात में है, याद रखेंगे। ग से आपका गुजरात और ग से गिर, ये बात याद रखेंगे, गुजरात में है। और यहाँ पे जो दोस्तों किसका अभ्यारण्य है, तो एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। अगर कोई पूछे किसका संरक्षण किया जाता है, तो याद रखेंगे, आप तुरंत बताइएंगे कि एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और कहाँ पे दोस्तों? तो गुजरात राज्य में। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, इस चीज़ों को कंफर्म करना होगा। आगे देखते हैं, अगला है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 में कि 1982 में कि 92 में कि 96 में, ये बात आप याद रख लेंगे। अगर आपको यूपी टेट देना है तो याद रखना, आपको बार बार पढ़ने से अच्छा है कि इसको आप याद कर लो। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सबको मैं एक ही जगह पे कवर कर देता हूँ कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आपसे एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है, मैं इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं सारी वीडियो और सारे प्रश्न सारे तरीके से जुटा के लाता हूँ जो आपको मदद दे आपके आगामी एग्जाम में। तो आपसे केवल एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन आता है, आपके लिए मैं इतना करता हूँ, आप मेरे लिए छोटा सा काम कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपना जो परिवार अब तक बढ़ा है दोस्तों, जो आपके प्यार दुलार और सपोर्ट से अपना परिवार 10K को फाइनल कर चुका है जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत हमारे लिए बहुत आभारी मैं रहूँगा। आपका जीवन प्रयत्न मैं चाहूँगा कि आपका इस जो आपने प्यार दुलार दिया इसको मैं भरने का प्रयास करूं, लेकिन शायद मुझसे पूर्ति ना हो पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन जब भी एकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट, हरदम फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए ये सेवा देगी एकेडमी, और मैं हरदम आपके एग्ज़ाम को बीट कराने में अपना पूरा 100% आपको दूंगा। एक इसी क्रम के साथ चलिए प्रश्न पर आ जाते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, आपको बता दूं, एक बार यूपी टेट में प्रश्न बना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ या कब लगाया गया, कब अपनाया गया। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, याद रखेंगे, वन्य के जीवों को सुरक्षा देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। जैसे कि शिकार करना, याद रखेंगे, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, शिकार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और याद रखना, इसमें ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया, तो याद रखेंगे 9 सितंबर, याद रखेंगे 9 सितंबर, भले ना याद रखेंगे लेकिन आप लोग याद रखेंगे 1972 में लाया गया वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 9 सितंबर 1972 में। याद रखेंगे यह कब जोड़ा गया, तो याद रखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यह सदन द्वारा पास तो करा लिया गया, लेकिन आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में जोड़ लिया गया। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। आपको बता दूं, एक बार एक प्रश्न ये बना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया या कब लागू हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखेंगे कब बना, तो याद रखेंगे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना दोस्तों, 19 नवंबर 1986 को बना। यह प्रश्न बना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986 में बना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1972 में बना। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुई। ये आपके प्रीवियस ईयर में बन चुके प्रश्न हैं, इसको आप याद रखेंगे। एक बार अगर प्रदूषण या चीज़ों से बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, प्रदूषण को कौन कम करता है, तो याद रखेंगे पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करते हैं।
या वन प्रदूषण को कम करते हैं? एक बार ये प्रश्न बन चुका है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में अहम योगदान रखते हैं। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी या प्राणदायिनी गैसों के नाम से जानते भी हैं। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगर प्रदूषण की बात आई है तो एक बार एक प्रश्न बन चुका है कि प्रदूषण की जांच किसके माध्यम से करता है, या भारत में प्रदूषण की जांच की कौन एजेंसी है या कौन करती है? तो याद रखेंगे, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण की जांच की जाती है। ये बात याद रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण, याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, याद रखेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? तो प्रदूषण स्तर की जांच की जाती है या माप की जाती है, इसको याद रखेंगे। एक बात अगर ये चीज़ की आ गई तो याद रखेंगे, एक बार ये प्रश्न बना है कि जल की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं? तो BOD के माध्यम से करते हैं। और BOD का जो फुल फॉर्म होता है ना, आपको बता दें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो जल होते हैं ना, जल में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करते हैं, और जल में जितना ऑक्सीजन होता है उतना ही जल क्या होता है? प्योर, शुद्ध होता है। वर्षा के जल को शुद्ध जल बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। और वर्षा का जल या शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? कोई पूछे तो 7 होता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? प्रश्न ये भी बन चुका है। तो वह वर्षा जिसका जो pH मान 4.2 से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन होती है? तो SO2 होती है। बहुत बार ये प्रश्न बन चुका है, आप इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगर आपसे ये भी प्रश्न बन चुका है कि आगरा का ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो आगरा का ताजमहल आपका मथुरा में जो तेल शोधन कार्यशाला है उससे तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन आपका जो आपका क्या है दोस्तों, अम्लीय वर्षा है ना, अम्लीय वर्षा से भी आगरा का ताजमहल का रंग दिन प्रतिदिन धूमिल हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्यारे उड़ रहा है। इसको अभी आप लोग याद रखना, यही होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जब मनुष्य के शरीर पर पड़ता है तो स्किन की बीमारियां उत्पन्न करता है, भी आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, एक बार मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको एक बात और बता दूं। एक बार प्रश्न बना है कि जो आपका वायुमंडल है इसका प्रदूषण किसके माध्यम से शांत होता है, ऐसे प्रश्न बना है, और उसमें ऑप्शन था वर्षा। तो आप वर्षा को क्यों लगाए? वर्षा के द्वारा वायुमंडल का जो प्रदूषण होता है ना, वह वर्षा की बूंदें जो वायुमंडल में गैसें होती हैं प्रदूषण के रूप में, उस पर पड़ती हैं और उससे घुल मिल के उसको कहाँ पे लेकर आ जाती हैं? धरती पर लेकर आ जाती हैं। तो इससे वायुमंडल का प्रदूषण कम होता है, और प्रश्न यही बना था। ठीक ना, प्रश्न एक बार बनाया कि ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है, याद रखेंगे, तो मफलर, याद रखेंगे, मफलर से संबंधित है। एक बात याद रखना, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को कवर करने लगते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगती है, लगभग बहुत ज़्यादा समय की वीडियो हो गई, लगी केवल 6 प्रश्नों को ही हमने कवर कर पाया, और बोलते बोलते दोस्तों मुख भी दुखने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे। अब हम थोड़ा कम चीज़ों को कवर करेंगे। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? सबसे पहले बता दें, हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान, क्रिप्टान, जिनान, सबको नोबेल गैस बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये जो गैसें होती है ना, आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, आपका रेडान हो गया, ये सभी नोबेल गैसों में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है, यही आपको बताना है। तो आप देखेंगे कौन नहीं पाई जाती है, तो जो रेडान होती है ना दोस्तों, याद रखेंगे कौन दोस्तों, तो रेडान जो होती है वह नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है रेडियोधर्मी गैस है, ये भी याद रखना, रेडियोधर्मी गैस है कौन दोस्तों, तो रेडियोधर्मी गैस है कौन, रेडान, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। कई बार बना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है, ये भी याद रखेंगे। 20.95% बहुत लोग याद रखते हैं, तो वो भी याद रख लेंगे। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अगर बहुत करेक्ट मान ढूंढना चाह रहे हैं तो 78.09% भी है, इसको भी याद रखेंगे। कहीं कहीं लिखा होता है कि ETC गैस या अन्य गैसें कितनी है, 1% है। या इसको अगर घुमा कर पूछें, प्रश्न ये बन सकता है कि CO2 वायुमंडल में कितना है, तो 0.03% CO2 है। अगर प्रश्न ये पूछे कि आर्गन कितना है, तो 0.93% क्या है दोस्तों, आर्गन है कहाँ पे, वायुमंडल में। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कोई पूछे कि हल्की गैस कौन सी है दोस्तों, तो आपका हाइड्रोजन गैस है ना, वो हल्की गैस होती है। इसका प्रयोग हीलियम या हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कहाँ किस में करते हैं, तो बैलून में करते हैं, गुब्बारे में करते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, गुब्बारे में करते हैं, इस बात को याद रखेंगे।
आपको मैंने बता ही दिया कि प्राणदायिनी गैस अगर पूछे या आपसे पूछे जीवनदायिनी गैस तो ऑक्सीजन को बोलते हैं, या जलने में सहायक वो ऑक्सीजन को बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है पौधों द्वारा, तो ऑक्सीजन निकलती है। पौधे किसको ग्रहण करते हैं, तो CO2 को ग्रहण करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप याद करते रहेंगे, चीज़ों को देखेंगे। अगर बात दोस्तों गैस से ही आई है तो आपको मैं बता दूं, याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे एक गैस का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको देखेंगे। जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों में आप लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस। याद रखें, कोई पूछे कि ग्रीन हाउस गैस कितनी होती है, तो ग्रीन हाउस गैसें 4 होती है। आपका CO2 हो गया, आपका N2O हो गया, आपका CH4 हो गया, आपका CFC हो गया। ये आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। और ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग, याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि जो होती है ना, याद रखेंगे तापमान में वृद्धि जो होती है, डेल्टा T से मैं दर्शा दिया कि जो तापमान में वृद्धि होती है इसी से है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती हैं। सूर्य का प्रकाश किरणें जो पृथ्वी के वायुमंडल में तो आ जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसें एक लेयर बना देती हैं, एक आवरण बना देती हैं कि जो वो तापमान अंदर तो आ जाता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाता, जिससे आपका वायुमंडल जो होता है गर्म हो जाता है। और यही होती है ग्रीन हाउस गैसें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती हैं। एक बार आपका प्रश्न ये भी बना है, आपको मैं बता दूं, जितना भी देखेंगे दोस्तों उतना चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहेगा। प्रश्न बना है कि सबसे ज़्यादा, आपका प्रश्न बना है कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस आपका कौन सी होती है, CO2 होती है। कितने %, तो 55% CO2 आपका पाई जाती है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में 55% जो गैस होती है वह कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसें होती है। अगर और भी कुछ पूछे तो आपका इसमें ध्यान देखेंगे, CO2 को ही आप ध्यान रखें, ये 55% होती है। ये बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान तरीके से याद रखेंगे। एक बार प्रश्न ये भी बना है कि आपका एक प्रश्न बना है कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित गैसें कौन करती है, तो याद रखना जो CFC होती है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं ना, यह आपका वायुमंडल को सबसे ज़्यादा, कौन ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रभावित या नुकसान पहुंचाती है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा प्रभाव या नुकसान पहुंचाती है आपका CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और यह घरों में जो प्रयोग होने वाला रेफ्रिजरेटर है ना, जो फ्रिज है ना, इससे निकलती है। इस बात को याद रखना। CFC कहाँ से निकलती है, तो सबसे ज़्यादा आपके घरों में जो यूज होने वाला रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उससे निकलती है CFC। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ें बता दूँ कि वायुमंडल से जो आपके वाहन होते हैं ना, वाहन से कौन सी गैस निकलती है, तो वाहन से आपका विषैली गैस CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं, या तीक्ष्ण गंध वाली होती है, आँख में जलन उत्पन्न करती है, वाहनों के साइलेंसर से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को याद रखेंगे। अब देखो भाई, गैस का ही बात बना तो आपको मैं बता दूं, चलो CNG को क्यों छोड़ दें। CNG जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसको जानते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये बात याद रखेंगे। और यह जो होता है ना, एक बार इसका प्रश्न इससे बना है कि जो पर्यावरण स्नेही गैस कौन है, तो CNG जो है वो पर्यावरण स्नेही गैस के नाम से जानी जाती है। पर्यावरण को काफ़ी कम इससे नुकसान होता है, इसलिए इसको पर्यावरण स्नेही के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका मरुस्थल है या सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या आपका पर्वत है, क्या आपका महासागर है, क्या आपका वन है। इसी चीज़ को आपको बताना है। तो सबसे बढ़िया जो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, वो सर्वाधिक अस्थायी रूप से क्या है आपको बता दें, मरुस्थल भी पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल, पर्वत भी हो गया, महासागर भी हो गया, आपका वन भी हो गया। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो महासागर होता है ना, यह जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अस्थायी एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सागरी जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। हम तेजी से अब चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों। तो सागरी जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, किस आपका कैल्शियम सल्फेट। याद रखेंगे सागरी जल में आपका सबसे ज़्यादा NaCl पाया जाता है, जिसको सोडियम क्लोराइड लवण होता है,
याद रखेंगे, इसके नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे एक जो आपका सागर है जिसको डेथ सी के नाम से जानते हैं, डेथ सी, याद रखेंगे डेथ सी के नाम से इसको जानते हैं। इसमें व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है और इसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है। 1 लीटर जल में आपका 700 जो भाग होता है ना वो जल का होता है, इस बात को याद रखेंगे। 700 जो ml होता है वह भाग जल का होता है। इसमें व्यक्ति कभी डूबता नहीं है, इसलिए इसको डेथ सी के नाम से जानते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। और नमक जो होता है ना, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और याद रखेंगे किसके कमी से आपका घेघा रोग होता है, तो आयोडीन के कमी से होता है, ये भी याद रखेंगे। आयोडीन इसमें मिलाकर हम उसका यूज करते हैं, याद रखेंगे अपने खाने वाली चीज़ों में। अगर पूछे कि नमक का यूज क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे जो खाद्यान्न वाली चीज़ें होती है इसको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए नमक का हम प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको याद रखेंगे। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में हुआ है, आपको बता दें पृथ्वी में 5 मंडल है। आपका ऊपरी मंडल जो है वह बहिमंडल है, इसके नीचे आपका जो है वह आपका आयन मंडल है, इसके बाद आपका मध्य मंडल है, इसके बाद आपका मध्य मंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल, और इसके बाद आपका आता है सबसे नीचे आता है क्षोभ मंडल। सो ये प्रश्न बना कि सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो क्षोभ मंडल है। सबसे ऊपरी जो है आपका बहिमंडल है। प्रश्न एक बार बनाया कि ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, समताप मंडल का हिस्सा है, ये आपको बताना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में हुआ है, तो समताप मंडल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो होती है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, यह इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह आपका ऑक्सीजन होता है। क्या होता है दोस्तों, आप बताएंगे। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से हो जाएगा। 47% आपका हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। और याद रखेंगे अगर और इससे नीचे आएंगे तो सिलिकॉन जो होती है वो 28% पाई जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन हो गया और सेकंड नंबर पे आपका क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्रकृति आवास में नहीं देखी जाती है। तो कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्रजाति अगर अपने आवास में 50 वर्षों तक नहीं दिखाई देती है, विलुप्त हो जाती है, तो उसको हम विलुप्त प्रजाति या विलुप्त जीव के श्रेणी में रखते हैं। रेड डाटा बुक में उसका हम वर्णन करते हैं, बात याद रखना। रेड डाटा बुक वह बुक होती है जिसमें विलुप्त के कगार पर जो जीव जा रहे हैं उसका हम वर्णन करके और उसके संरक्षण के लिए तमाम उपाय अपनाते हैं। 50 वर्ष ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखना होगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 13 नंबर को याद रखेंगे। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका प्रत्येक वर्ष के 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर एड्स की बात करें तो 1 दिसंबर को, कब दोस्तों, तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। एड्स दिवस के नाम से इसको जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इस बात को आप याद रखेंगे। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं बहुत चीज़ें बता दूं, ये बात याद रखना कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ें आपका पर्यावरण से है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है ना आपका 21 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यही बताना है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह एक ऊष्मीमान का है, या नीले ज्वाला से जलने वाला है, कि यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। आपको बता दें कि एलपीजी जो लिक्विड पाइप पेट्रोलियम गैस होती है इसका फुल फॉर्म होता है। और याद रखेंगे यह एक स्वच्छ ईंधन होता है, ये भी बात सही है। यह इसका उच्च ऊष्मीमान होता है, ये भी बात सही है। यह नीले ज्वाला के साथ जलती है, ये भी बात सही है। और इसमें सत्य नहीं है, यही पूछा है दोस्तों, तो यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। याद रखेंगे यह मीथेन उत्सर्जन नहीं करता, यही सत्य नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं एक मार्क का संबंध किससे होता है दोस्तों। तो जो एक मार्क का संबंध होता है वह गुणवत्ता से होता है कि पैकेजिंग से होता है कि संसाधन से होता है कि उत्पादन से होता है। एक मार्क जो आपके खाद्यान्न की वो चीज़ें हो गई या रोजमर्रा के जो हमारे सामान हो गए उस पर जो एक मार्क का जो मार्का लगा होता है वह उस अच्छे गुणवत्ता से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। ये लंबी वीडियो हो रही है दोस्तों, 15 ही प्रश्नों को कवर कर पाए क्योंकि ज़्यादा बोलने से दोस्तों तबीयत पर सेहत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे।